1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री ने देश का केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया। लेकिन ये सिर्फ कुछ आंकड़े नहीं हैं, ये हमारे देश की आर्थिक दिशा का एक पूरा रोडमैप है। तो चलिए इसे आसान भाषा में डिकोड करते हैं और समझते हैं कि इसका हम सब पर क्या असर पड़ेगा। जीएस एग्जाम एज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम केंद्रीय बजट 2026 की एक एक परत को खोलकर देखेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये असल में भारत के लिए क्या मायने रखता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या ये बजट सिर्फ एक सालाना हिसाब किताब है या फिर ये भारत के भविष्य के लिए एक बड़े रणनीतिक बदलाव का संकेत दे रहा है? चलिए मिलकर पता लगाते हैं। इस साल का बजट आप कह सकते हैं 3 मुख्य स्तंभों पर टिका हुआ है। वित्तीय अनुशासन यानी सरकार की खर्च और कमाई में संतुलन। दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार जोर और तीसरा है हमारी सेनाओं का आधुनिकीकरण। आइए इनमें से हर एक को थोड़ा करीब से देखते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, एक नज़र डालते हैं। हम बड़ी तस्वीर से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि इसका असर हमारी जेब, देश की सुरक्षा और भारत के भविष्य पर कैसे पड़ता है, और आखिर में हम सब मिलकर एक फाइनल वर्डिक्ट पर पहुंचेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं उस चीज से जो हम सबके दिमाग में सबसे पहले आती है, हमारी अपनी पर्सनल फाइनेंस। इस बजट में एक आम सैलरी टैक्स पेयर के लिए क्या है? तो सबसे बड़ी खबर, या कहें कि कोई खबर नहीं है, वो ये कि पर्सनल इनकम टैक्स स्लैब में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। सरकार ने स्थिरता को प्राथमिकता दी है, जिसका मतलब है कि टैक्स की दरें वैसी ही रहेंगी जैसी पिछले साल थी। अब कुछ लोगों को इससे निराशा हो सकती है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। एक अनिश्चित आर्थिक माहौल में ये एक तरह की स्थिरता भी देता है। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, भले ही स्लैब नहीं बदले हैं, 2 मुख्य चीज़ों की वजह से, यानी स्टैंडर्ड डिडक्शन और सेक्शन 87A के तहत मिलने वाली छूट, 12 लाख रुपए तक की आय वाले बहुत से लोग प्रभावी रूप से कोई टैक्स नहीं देंगे। ये एक बहुत बड़ी राहत है और इसका मतलब है कि मिडिल क्लास के एक बड़े हिस्से के हाथ में ज़्यादा पैसा रहेगा। लेकिन ठहरिए, एक बहुत बड़ा बदलाव पाइपलाइन में है। 1 अप्रैल 2026 से एक बिल्कुल नया और आसान इनकम टैक्स एक्ट लागू होने जा रहा है। ये कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं है, ये 1961 के पुराने कानून को पूरी तरह से रिप्लेस कर देगा। वादा ये है कि इससे पूरा टैक्स सिस्टम आसान और ज्यादा पारदर्शी बनेगा। तो आम सैलरीड प्रोफेशनल इस बारे में क्या सोच रहा है? देखिए, फीलिंग्स थोड़ी मिली-जुली हैं। एक तरफ तो फाइलिंग के समय सीमा बढ़ाने जैसी बातों का स्वागत है, लेकिन टैक्स रेट्स में कोई राहत न मिलने से, खासकर बढ़ती महंगाई को देखते हुए, थोड़ी मायूसी जरूर है। चलिए अब पर्सनल फाइनेंस से आगे बढ़ते हैं और देश की सुरक्षा की बात करते हैं, जहां इस बजट में कुछ काफी ऐतिहासिक घोषणाएं हुई हैं। इस नंबर पे गौर कीजिए, 7.85 लाख करोड़ रुपए। ये रक्षा मंत्रालय के लिए अब तक का सबसे बड़ा एलोकेशन है। मतलब साफ है, राष्ट्रीय सुरक्षा सरकार की टॉप प्रायोरिटी है। और ये बढ़ोतरी कितनी बड़ी है, ये चार्ट साफ दिखा रहा है। नए हथियारों और इक्विपमेंट के लिए जो पैसा रखा गया है, यानी कैपिटल आउटले, वो 2.19 लाख करोड़ तक पहुंच गया है, जो कि 15.3% का एक जबरदस्त जंप है। ये कोई मामूली बढ़ोतरी नहीं है, ये हमारी सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए एक बहुत बड़ा पुश है। तो ये पैसा जा कहाँ रहा है? फोकस है नए फाइटर एयरक्राफ्ट पर, हमारी नेवी को और बड़ा करने पर और एडवांस ड्रोन्स खरीदने पर। और इन सबसे भी ऊपर जोर है आत्मनिर्भरता पर, यानी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही हो, जिससे ना केवल हमारी सुरक्षा बढ़े बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिले। स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट्स इस कदम को काफी पॉजिटिव नजर से देख रहे हैं। उनका मानना है कि ये बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर सरकार के मजबूत इरादों और सशस्त्र बलों को तेजी से मॉडर्नाइज करने की प्रतिबद्धता का साफ संकेत है। अब आते हैं अगले सेगमेंट पर। देखते हैं कि ये बजट भारत के फ्यूचर ग्रोथ इंजन्स यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, खेतीबाड़ी और टेक्नोलॉजी में कैसे इन्वेस्ट कर रहा है। एक और रिकॉर्ड ब्रेकिंग फिगर, 12.2 लाख करोड़ रुपए। यह है टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो सीधे सीधे इकोनॉमिक ग्रोथ को रफ्तार देता है। इसका मतलब है बेहतर सड़कें, बेहतर पोर्ट्स और एक मजबूत रेलवे नेटवर्क। ये सब चीजें बिजनेस को बढ़ने में मदद करती हैं और जॉब्स क्रिएट करती हैं। और रेलवेज में एक बहुत बड़ी घोषणा हुई है, 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। इन्हें ग्रोथ कनेक्टर्स के तौर पर देखा जा रहा है, जो देश के बड़े बड़े इकोनॉमिक हब्स को आपस में जोड़ेंगे।
जिससे सफर और व्यापार दोनों में तेजी आएगी। एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी एक बड़ा रोल निभाने जा रही है। भारत विस्तार नाम का एक नया AI प्लेटफॉर्म लॉन्च हो रहा है। इसका मकसद है किसानों को उनकी अपनी भाषा में बिल्कुल उनके खेत के हिसाब से सटीक सलाह देना। खेतीबाड़ी की पॉलिसी में एक हल्का सा शिफ्ट भी नजर आ रहा है। हो सकता है कि पारंपरिक अनाज उगाने वाले किसानों को लगे कि MSP जैसे मुद्दे अब फोकस में नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ सरकार हाई वैल्यू क्रॉप्स जैसे काजू, कोको और चंदन के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए नई स्कीम्स ला रही है। तो इन सब घोषणाओं को मिलाकर देखें तो ओवरऑल इकोनॉमिक पिक्चर कैसी दिखती है? आइए बजट के फाइनल वर्डिक्ट पर एक नजर डालते हैं। सबसे जरूरी चीजों में से एक है फिस्कल डेफिसिट। आसान शब्दों में ये सरकार की कमाई और खर्च के बीच का अंतर है। टारगेट है इसे GDP का 4.3% रखना। ये बिल्कुल एक घर के बजट जैसा है। सरकार कोशिश कर रही है कि चादर से बाहर पैर ना पसारें, जो एक हेल्दी इकोनॉमी के लिए अच्छा संकेत है। तो अगर हमें इस बजट को समराइज करना हो तो साफ तौर पर विनर्स कौन है? निश्चित रूप से डिफेंस सेक्टर, जिसे एक हिस्टोरिकल एलोकेशन मिला है, रेलवेज और इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां जबरदस्त निवेश हो रहा है, और हाँ, टेक और AI सेक्टर। वहीं दूसरी तरफ सैलरीड मिडिल क्लास और पारंपरिक किसानों को शायद लग रहा है कि उनके लिए कुछ खास नहीं था। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। अगले साल एक बिल्कुल नया टैक्स कानून आने वाला है, तो क्या ये बजट तूफान से पहले की शांति है? ये सोचने वाली बात है। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमें उम्मीद है कि ये एनालिसिस आपके काम आया होगा। अगर हाँ, तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और इन डेप्थ एनालिसिस के लिए GS एग्जाम एज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली बार।